नमस्कार दोस्तों, हमारा इस चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी सीटीईटी का सीजन चल रहा है, सत्र चल रहा है, बहुत तेज़ी से सभी अभ्यर्थी अपने नोट्स की तैयारी करने में लगे हैं और हम शिक्षक आपको अच्छे से अच्छे नोट्स देने की तैयारी में लगे हैं, जिससे कि आप अपने इस सीटीईटी के लक्ष्य को क्रैक कर सके। उसी की कड़ी में हमारा सीडीपी का जो टॉपिक है उसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोजी जिसे कहते हैं। इसमें से 3 नंबर आपको निश्चित आते हैं। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको लगातार टॉपिक वाइज नोट्स मिलते रहेंगे और हम बीच बीच में प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप प्रैक्टिस में शामिल नहीं होते हैं तो आपके लिए सीटीईटी का कंपटीशन क्रैक करना थोड़ा कठिन होगा और परीक्षाओं में पास करने के लिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको अब अपने इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। आइए हम जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के क्या क्या विचार हैं बच्चों के प्रति। उसके बाद हम एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए एक अनुभव एकत्र करता रहता है। हम सभी क्या है कि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। उसी को कहा गया प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। दूसरा है, यह नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन करते हैं। जो हम सीखते हैं उससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन होता है, अर्थात हमारे व्यवहार में कहीं विसंगतियां हैं तो उसमें सुधार होती है। इसलिए कहा गया है कि इसलिए अनुभव तथा उनके उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। क्या है, इसीलिए ये अनुभव जो हम अपने व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन के द्वारा लेते हैं और उनका उपयोग करते हैं, यही व्यक्ति के जीवन में सीखना या अधिगम कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों के अगला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को एक मानसिक प्रक्रिया बताया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम सीखते कैसे हैं, जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, तभी हम सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। यह क्रिया जीवन निरंतर चलती रहती है। कौन सी क्रिया? सीखने की क्रिया, अधिगम की क्रिया, यह निरंतर चलती रहती है। सीखने का क्या अर्थ होता है? सीखने का अर्थ होता है कि किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया ही सीखना होता है, अधिगम करना होता है। दूसरा पॉइंट है, सीखने को और स्पष्ट किया जा रहा है, सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स एवं अन्य के द्वारा कहा गया है। उसी तरीके से एक और आपको परिभाषा दी जाती है कि सीखना क्या है, तो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो साहब ने कहा था। आइए अब हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रतिभाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ होता रहता है। हम सीधे अपने आप से चिंतन करना नहीं शुरू कर देते हैं, सोचना नहीं शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमारे सामने क्या होती है, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ तौर तरीके होती हैं। इसीलिए कहा गया कि इस प्रक्रिया में प्रतिमाओं, प्रत्ययों, नियमों एवं अन्य इकाइयों का मानसिक जोड़ तोड़ हमारे मस्तिष्क में जोड़ तोड़ चलता रहता है। इस क्रिया में प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, अध्ययन, ध्यान आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहने का मतलब प्रत्यक्षीकरण, जिस किसी चीज़ को हम देखते हैं, स्मृति जो हमारे दिमाग में पहले से होती है उसे हम याद करते हैं, अधिगम अर्थात सीखते हैं, फिर उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तब जा कर के हम क्या है कि हम कुछ अपने महत्वपूर्ण बातों को याद कर पाते हैं, सोच पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तब वह उसका समाधान ढूंढता है और समाधान चिंतन से प्राप्त होता है। अर्थात यहीं से विद्यार्थियों को सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो हमारा टॉपिक है कि बालक कैसे सोचते हैं। जब उनके पास समस्या आती है तब उसका समाधान करने के लिए चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर है कि बालक में चिंतन की प्रक्रिया। आखिर चिंतन की शुरुआत कैसे होती है? बालक समस्या के सामने आने पर उनके समाधान हेतु प्रयास करने लगता है।
समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक दिशा में कार्य करता है। यही चिंतन प्रक्रिया ही शुरुआत होता है जो बालक तरीके, रुचि, जिज्ञासा, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, संपर्क, अनुभव के आधार पर या इनमें किसी आधार पर अपने समस्या के समाधान हेतु सोचता है, जहां से उसके चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक में चिंतन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो जीवन बालकों में चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है उनके तरीके, उनके रुचि, उनकी जिज्ञासा, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, संपर्क, अनुभव के आधार पर ये बच्चे अपने समस्याओं का समाधान करने हेतु चिंतन करना शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि चिंतन की क्रिया को कैसे बढ़ाया जाए, बालकों में चिंतन की क्रिया कैसे विकसित की जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बालकों में चिंतन योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक बच्चे चिंतन नहीं करेंगे उनकी योग्यता नहीं बढ़ेगी, और जब योग्यता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कि वह चिंतन करेंगे। बालकों को प्रेरित किया जाए कि वह लक्ष्य को पा सकते हैं तथा समस्या का समाधान भी उनके द्वारा निकाला जा सकता है। बच्चों को मोटिवेट करना, आगे उनको प्रोत्साहित करना है, अर्थात बालकों को प्रेरित किया जाए कि वह लक्ष्य को पा सकते हैं तथा समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा है कि बालकों में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए तथा उनमें धनात्मक मनोवृत्ति का विकास करना चाहिए, अर्थात उनमें मनोबल गिराने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाने की बात होनी चाहिए। बालकों में आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए तथा उनमें धनात्मक मनोवृत्तियों का विकास करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि समस्या का अभ्यास करना चाहिए। उनके पास जो समस्या है उन्हें प्रैक्टिस करवाया जाए। इसे अभ्यास कराते समय आयु का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात बच्चे की उम्र जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से उनकी समस्या को भी फेस करने का प्रैक्टिस कराना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। रुचि के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे किस रुचि के हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, उसके अनुसार यदि बच्चों की रुचि का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो बच्चे का मनोबल गिर जाएगा, बच्चे उस कार्य में ध्यान नहीं देंगे। अगला है कि उत्तरदायित्व की भावना को समझना चाहिए, किन्हें बच्चों को भी अपनी जिम्मेवारी का बोध होना चाहिए, तभी वह बच्चे चिंतन करने के लिए अपने अंदर इस योग्यता को लाते हैं। और आखिरी है तर्क, विवाद, संगोष्ठी, समूह परिचर्या आदि सभी में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि उनका चिंतन निखर करके सामने आएगा और उन्हें सोचने की योग्यता विकसित होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तर्क, वाद विवाद, संगोष्ठी, समूह परिचर्चा में भागीदारी बढ़ा करके हम बच्चों के अंदर चिंतन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अब आगे हमारा इसी का पॉइंट है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे के सीखने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं। तो जैसा कि हम शुरू में ही पढ़े हैं कि अधिगम क्या है, सीखना क्या है, तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या है, अधिगम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नई क्रियाओं या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। हम इनमें से केवल उन विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनको मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर यह साबित किया है कि यह बच्चों को सीखने के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित पॉइंट्स हैं जो आपको बताया जा रहा है। पहला है करके सीखना, जिसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, जिसको कहते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तीसरा है निरीक्षण करके सीखना, जिसे परीक्षण करके सीखना, जिसे हम कहते हैं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। फोर्थ है सामूहिक विधियों के द्वारा सीखना, अर्थात लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। पांचवा है मिश्रित विधियों के द्वारा सीखना, जिसे कहते हैं लर्निंग बाय मिक्स्ड मेथड। और आखिरी छठवां है सीखने की स्थिति का संगठन, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्मिंग प्रोसेस, जिससे कि उन्हें ग्रुप में बैठने की, सीखने की प्रैक्टिस हो सके। अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जो समय बचा है उसके अनुसार क्या कहा गया, करके सीखना। करके सीखने का मतलब क्या होता है, बालक जिस किसी कार्य को स्वयं करते हैं उससे वे जल्दी सीख लेते हैं, अर्थात बच्चों को सीखने के लिए पूर्ण आज़ादी दी जानी चाहिए। सीखी हुई बात को बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं, खुद से की गई बातों को बच्चे जल्दी सीखते नहीं, इसीलिए कहा गया कि जब किसी कार्य को स्वयं करते हैं उससे वे जल्दी सीखते हैं। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण करते समय उस वस्तु को छूते हैं और प्रयोग करते हैं तथा उसके बारे में बहुत कुछ बातचीत करते हैं, इससे बच्चे निरीक्षण के द्वारा सीखते हैं।
तीसरा है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण से वह जिन बातों को सीखता है, परीक्षण अर्थात जांच के दौरान जो उनके सामने पॉइंट्स निकल के आते हैं उनको परीक्षण कहा जाता है। परीक्षण वह जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाता है, उसके मस्तिष्क में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि वह कभी भूल नहीं सकता है। चौथा पॉइंट है सामूहिक विधियों के द्वारा। सामूहिक विधियां कैसे होती हैं? तो सामूहिक विधियों से अभिप्राय है कि बच्चे अपने मित्रों के साथ एक संगोष्ठी में बैठता है, ग्रुप में बैठता है और कुछ समस्याओं को दूर करने के बारे में सीखता है। तो उसके लिए कुछ विशेष विधियां होती हैं, जैसे कि वाद विवाद करना, वर्कशॉप करना, सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि आदि का करना। वाद विवाद में बच्चों को कुछ पॉइंट दे दी जाती हैं उनके ज्वलंत मुद्दों पर और वे आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने वाद विवाद को, अपने विचारों को रखते हैं। उसी तरीके से वर्कशॉप भी होता है, सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी। इन विधियों के माध्यम से उनके अंदर सोचने की क्षमता, चिंतन की क्षमता विकसित होती है। पांचवा है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है पूर्ण विधि और जिससे कि हम होल मेथड कहते हैं, और दूसरी विधि होती है उसको हम आंशिक विधि या पार्ट मेथड कहते हैं। अब बात आती है कि पूर्ण विधि क्या है। नई बात है हमारे लिए, जिसको कि हम होल मेथड कहते हैं। तो छात्रों को पहले पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दे दिया जाए, अर्थात पहले हम पढ़ा देते हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ करके अलग अलग करके समझाते हैं और फिर उन्हें हम क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे से जोड़ करके उन्हें संपूर्ण तरीके से समझा दिया जाता है। इसे पूर्ण विधि कहते हैं। दूसरी आंशिक विधि। आंशिक विधि का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में हम उस पाठ को समझाते हैं और फिर बाद में उन्हें आपस में मिला करके एक साथ करके समझा देते हैं, उसे आंशिक विधि कहते हैं। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिला करके सीखने के लिए जो मिश्रित व्यवस्था होती है उसे ही हम मिश्रित व्यवस्था कहते हैं। और आखिरी है सीखने की स्थिति का संगठन। सीखने की स्थिति का संगठन। सीखने की स्थिति के संगठन से अभिप्राय यहाँ यह है कि विद्यालय में सभी जो सीखने के साधन एवं उसके लिए सामग्रियां, शिक्षक सभी जब तक एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, पर्याप्त स्थिति में वहाँ उपलब्ध नहीं होगी, तब तक छात्र छात्राएं जो वहाँ हैं, बच्चे हैं, वह उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि सारी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों को भी वहाँ उपलब्ध होना आवश्यक है, तभी बच्चों का शिक्षण पूर्ण हो सकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी जो यहाँ पर टॉपिक दी गई है उसे आप समझ गए होंगे। मैं अगले एपिसोड में इस पर आधारित प्रश्नों के प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका सब्सक्राइब किया हुआ ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।